नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम लोग एक सीरीज के रूप के अंदर थोड़े थोड़े प्रश्नों को लेकर के 2018 की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का स्तर और उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास तक यानी पिछले वीडियो तक हम 120 प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज आगे बढ़ेंगे 121 से लेकर के हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए, वापस से निवेदन रहेगा कि अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं किस प्रकार का सॉल्यूशन रहा है, तो एक बार जो है पिछले वीडियो आप YouTube पर जो अवेलेबल हैं आप उस माध्यम से देख लेते हैं और उसके बाद में देखें आज की इस क्लास को कि भाई हमारा प्रश्न है ग्रीन की प्रमेय प्रयुक्त तो होती है। भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा गॉस थ्योरम, स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, है ना, वेक्टर एनालिसिस के अंदर। और आपका प्रश्न कह रहा है ग्रीन की प्रमेय, है ना, कहां पर प्रयुक्त तो होती है। अब आप उसको ध्यान देना। तो इसका मतलब सीधा सीधा देखिए, बहुत कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच है इस प्रश्न की। सीधा सरल सा प्रश्न आपका आया। ग्रीन की थ्योरम का अगर स्टेटमेंट आपको जानकारी में है तो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है सर? लीनियर इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पर p जो होता है वो xy का पद हुआ करता है और जो q है वह भी फंक्शन ऑफ xy है। ठीक है ना, तो यहां पर p dx प्लस q dy इज इक्वल टू क्या होता है सर? सरफेस इंटीग्रल डेल बाय डेल एक्स ऑफ q माइनस डेल अपॉन डेल वाई पी डी एक्स डी वाई। ये आपने देखा होगा ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट हमारा है। और जब इस स्टेटमेंट को अगर आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये आपका कैसा है? लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। और ये आपका क्या है? ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है। इसका मतलब क्या हुआ सर? लाइन इंटीग्रल का मतलब है लीनियर इंटीग्रल, रेखिक समाकलन, है ना, रेखिक समाकलन की बात हो रही है। और यहां पर सरफेस इंटीग्रल की बात क्या हो रही है? यह पृष्ठ समाकलन की बात हो रही है। तो ग्रीन थ्योरम कहां प्रयुक्त होती है सर? ग्रीन थ्योरम एक्स वाई समतल की ही बात करती है, क्योंकि P और Q दोनों एक्स वाई के ही पद हैं। केवल एक्स वाई की बात होती है, यहां पर जेड कोऑर्डिनेट आपका नहीं होता है। तो रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित करने के लिए काम आती है ग्रीन की प्रमेय। तो ये सीधा सीधा अगर ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे दिमाग में होता तो हम इस प्रश्न को कर लेते। सीधी डायरेक्ट अप्रोच का आपका यह प्रश्न था। आसान सा प्रश्न रहा। अगला जो प्रश्न है, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 490 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, यह वापस अपनी जगह कितने समय के पश्चात आ जाएगा? यानी वही है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जा रही है, लेकिन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। मान लिया कोई कण था, ए से आप फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है, और वह बी तक पहुंच गया। तो जाने में जो समय लगता है उतना उतना समय वापस आने में लगता है। तो हम लोग बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में कितना समय लगता है और उसको लौटने में उतना ही समय आपका लगने वाला है। तो आपके दिमाग में देखिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अधिकतम ऊंचाई पर, है ना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय क्या होता है सर? u बाय जी होता है। और अगर मैं उड्डयन काल की बात करता हूं, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, तो इसका डबल हो जाएगा 2u बाय जी। आसान सा प्रश्न ये भी है। और अगर ये सीधे फॉर्मूला आपको दिमाग में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गति का जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस जी टी, आप इसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट में अधिकतम ऊंचाई पर फाइनल इनिशियल वेलोसिटी यहां पर v 0 के बराबर हो जाएगी। u आपका u रहेगा, अभी u का मान नहीं रख रहा हूं, अभी तो केवल फॉर्मूलों को डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। प्लस यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है, इसलिए माइनस का g हो जाएगा, t हो जाएगा। और यहां से t का जो मान आएगा अपना वो क्या आएगा सर? t बराबर u बाय जी, जिसको कि हमने अभी डिस्कस किया है और लिखा है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय u बाय जी होता है। और जितना समय ऊपर जाने में है उतना उतना समय उसको लौटने में है, यानी पूरा पूरा उड्डयन काल 2u बाय जी रहेगा। तो बहुत आसान सा ये भी प्रश्न रहा हमारा। हमारा आंसर हो गया 2u बाय जी। चलिए सर, इसके अंदर वैल्यूज को रखने की बात कर रहा हूं। 2u प्रारंभिक वेग, आपका प्रश्न कहता है 490।
अगर इन केस, ध्यान दीजिए इधर आप कि हम जो बात करना चाह रहे हैं, इन केस अगर आपके पास में यहां पर यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड की है तो ऐसी स्थिति में g का मान आपको 980 लिखना होगा, क्योंकि g जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 9.8 मीटर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर पर सेकंड की बात हो रही है, सेंटीमीटर यूनिट की बात हो रही है, तो 9.8 यानी मीटर का सेंटीमीटर में बदलना 100 का गुणा, तो 9.8 की जगह कितना होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब मैं इसको हल करता हूं तो 490 से यह आपका 2 बार कट जाएगा सर, और 2 से 2 कट गया और हमारा उत्तर क्या हो गया 1 सेकंड। यानी जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, लौट करके वापस वह 1 सेकंड के बाद अपने स्थान पर वह आ जाएगी। ठीक है सर, तो ये प्रश्न भी जो है आपका एवरेज लेवल का, औसत स्तर का आपका प्रश्न रहा है। चलिए हमारा प्रश्न है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो समीकरण के मूल कैसे होंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना सर, a b और c का योग 0 हो जाए ऐसी कंडीशन को आपको यहां पर मान लेना है। ठीक है ना, क्योंकि आपकी शर्त क्या कह रही है, जो गुणांक है या जो a b c है उनका योग 0 है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, a का मान 1 लेता हूं, b का मान अगर मैं 2 लेता हूं, तो बताइए c का मान क्या होगा 3 होगा। कारण क्या है, a b और c का योग 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले कोई भी नंबर्स आपके द्वारा लिखे जा सकते हैं, माने जा सकते हैं। जैसे 1 -1 और c का मान 0 कर सकते हैं आप, 1 -2 और प्लस का 1 कर सकते हैं। यानी कोई भी जो है आप परिणाम ले सकते हैं जो आपकी इच्छा है। और जब आप इन परिणामों को ले लेंगे उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद, तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, 4a, a का मान 1 है तो कुल मिलाकर के ये 4x² हो गया। b का मान अगर 2 है तो 2 का 3 से गुणा कितना हो गया, यहाँ पर 6x हो जाएगा। और c का मान अगर 3 है तो 3 का 2 से गुणा कितना हो गया 6 बराबर 0। वापस से ध्यान देना, द्विघात समीकरण जो आपके एल्जेब्रिक फॉर्म में थी, a b c का मान डालते हुए वह नंबरिकल फॉर्म के अंदर, यानी गुणांक आपके जो है नंबरिकल आपके पास में आ गए हैं। 4x², 2 और 3 का गुणा और 2 और 3 का गुणा 6x + 6। और मुझे यहां से समीकरण के मूल करने के लिए आप इसके अंदर विविक्तीकर की बात करने वाले हैं। d = b² - 4ac। आप इसकी वैल्यूज की बात करें, 6² - 4, a का मान 4 और c का मान हो गया 6। तो कुल मिलाकर के ध्यान दीजिए, यहां जब अपन बात होगी b² - 4ac है ना। अच्छा, एक गड़बड़ हम लोगों ने कर दी सर। देखो ऐसी गलतियां जो है करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या की उसको ध्यान दो भाई। यहां जो अपन ने कहा तो c का मान क्या है सर, c का मान -3 है, और जब -3 रखेंगे यहां पर तो -3 का 2 से गुणा क्या होगा, यहां -6 होगा। अब चलिए, अब हम जो है डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, b² - 4ac की बात करते हैं। और b² का मतलब हुआ 6 का स्क्वायर -4, a का मान 4, c का मान -6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का गुणा प्लस, और ये 16 का 6 से गुणा हो गया 96। ठीक है, और जब इसको जोड़ूंगा 6 6 12 हासिल 1, 10 और 3 13। तो यहां पर डेल्टा कैसा आ रहा है सर, डेल्टा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 आता है तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं सर, आपने 3 अलग अलग स्थितियों को पढ़ा होगा। ग्रेटर देन = 0 होने पर समीकरण का मूल वास्तविक होता है, इक्वल टू 0 होने पर समीकरण के मूल बराबर भी हो जाते हैं। इक्वल टू 0 है और पूर्ण वर्ग है तो वास्तविक के अंदर वह परिमेय हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 और पूर्ण वर्ग नहीं है तो यहां पर वास्तविक के साथ में कैसी स्थिति रहने वाली सर, यहां वास्तविक के साथ में अपरिमेय रूप के रूट आपके रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर जो अपना उत्तर हुआ वह वास्तविक मूल होने वाले हैं। तो 3 प्रश्न आज की क्लास में डिस्कस किए, तीनों जो है लगभग हमारे आसान प्रश्न रहे। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा होगा 120 में से मुश्किल से 30 प्रश्न हमारे ऐसे रहे होंगे जहां पर हम लोगों को समय देना पड़ा या कुछ ज़्यादा सोच करके कुछ नया काम सोचते हुए प्रश्नों को हल करना पड़ा। अदरवाइज आपके प्रश्न जो है एक एवरेज लेवल के प्रश्न हमारे हैं। और मैं ये है ना, हम लोग डिस्कस इस कारण से इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये क्लास जब आप देखें, इन प्रश्नों को देखें तो मन में एक आत्मविश्वास आपका बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि अच्छा हाँ ऐसा प्रश्न आएगा तो ऐसे स्तर के प्रश्न तो हम लोग निश्चित रूप से हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, है ना, टचेज ईच अदर इंटरनली की बात कर रहा है। और अगर मैं 2 वृत्तों की बात कर रहा हूं
आंतरिक रूप से अगर एक बिंदु पर स्पर्श करने की बात कर रहे हैं तो लगभग ये स्थिति आएगी। मान लेते हैं जो स्पर्श बिंदु है वह बिंदु P के रूप में लेता हूं। प्रश्न कह रहा है आंतरिक वृत्त से बाहर, यानी आंतरिक वृत्त, ये जो अंदर वाला वृत्त आया उसके बाहर, तो बाहर का इलाका यानी कि ये जो आपका चांद का जो इलाका आपको नजर आ रहा है जहां पर ये डॉट लगा रहा हूं, है ना, इस वृत्त से बाहर बाह्य वृत्त की जीवा की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो देखिए बाह्य वृत्त की जो जीवा होगी उसकी अधिकतम लंबाई वो तभी होगी जब वो जीवा इस छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए निकलेगी। यानी अगर मैं बात करता हूं ये AB हो गया, यहां पर अगर कोई बिंदु मैं Q ले लेता हूं, तो अब मुझे इस जीवा की लंबाई चाहिए सर बेसिकली, है ना, क्योंकि अधिकतम लंबाई वाली जीवा तभी होगी जब वह इसके बाहर लेकिन इससे स्पर्श करते हुए निकले। AB की लंबाई की हम बात करेंगे। चलिए मुझे बताइए PQ ये क्या हो गया सर? ये छोटे वाले वृत्त का व्यास हो गया और इसी के ऊपर दोनों का केंद्र होने वाला है। छोटे वाले वृत्त का केंद्र O1 की बात कर लेता हूं और बड़ा जो वृत्त होगा उसका भी केंद्र जो है O2 के बराबर होगा। ये O1 और O2 ये छोटे और बड़े वृत्त के केंद्र की अगर बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिए मुझे सबसे पहले Q से लेकर के O2 तक की दूरी चाहिए क्योंकि मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहता हूं। आप ध्यान करें ये स्थिति हमने पढ़ा है वृत्त के केंद्र से, ये अगर आपकी जीवा है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक बात हमने पढ़ी, एक स्टेटमेंट और भी पढ़ा होगा कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा जीवा पर लंबवत होती है। तो चूंकि ये छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श बिंदु है ये Q पर जो स्पर्श रेखा होगी वह इस स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होगी, तो कुल मिलाकर के एक कोण 90 डिग्री का हो गया। यह आपका कर्ण जो कि दूसरे वाला वृत्त जो बड़ा वृत्त है उसमें O2 से A तक की लंबाई जो रहेगी वह आपकी 3 के बराबर है। अब मुझे चाहिए Q से O2 की दूरी। अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? Q से लेकर के O1 की दूरी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये 2 यूनिट है। ठीक है साहब, ये समझ में आ गया होगा आपको। Q से O1 की दूरी जो है आपकी 2 के बराबर हो गई। 1 मिनट, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। मुझे बताइए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कुल मिलाकर के ये दूरी कितनी है ये मुझे कैलकुलेट करनी है। और अगर ये दूरी आपकी यहां से यहां तक की 2 इकाई हो गई, आगे भी कितनी हो गई? ये 2 इकाई हो गई। तो 4 में से ये दूरी आपको कम करनी होगी, घटानी होगी और उसके माध्यम से हम अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए मुझे बताइए यहां पर ऐसा करते हैं, Q से P की दूरी क्या है? Q ये रहा और P ये रहा, छोटे वृत्त का व्यास है जो कि 4 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए O2 से P तक की दूरी क्या हो गई? ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई, क्योंकि बड़े वृत्त का केंद्र है और बड़े वृत्त के केंद्र से P बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो O2 से P आपका 3 हो गया। तो इसलिए Q से O2 की जो लंबाई होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा प्रश्न की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि भाई आप इसको OQ2 को निकाल दें और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए हम अपना आंसर दे सकते हैं। मैं अगर A से Q तक की लंबाई x मानता हूं तो त्रिभुज AQO2 में, और जब इस त्रिभुज की बात करूंगा मैं यहां पर अलग से इसको मार्क भी कर रहा हूं आपके लिए। यहां पर है A है, ये Q है, यहां पर ये O2 है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 1 इकाई है, ये 3 इकाई है और मुझे इस x का मान ज्ञात करना है। तो क्या हम इसको ज्ञात कर सकते हैं सर? आपके दिमाग में तुरंत आएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए, और पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है? यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। लंब कौन है? x का स्क्वायर मान लेते हैं। आधार कौन है? 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर x स्क्वायर बराबर 8 के बराबर हो गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 1 का पक्षांतरण घट गया, x स्क्वायर 8 के बराबर हुआ। और अगर x स्क्वायर 8 के बराबर हुआ तो x का मान वर्गमूल 8 4 गुणा 2, और 4 का वर्गमूल क्या हो गया सर? 2√2। ये आपके दिमाग में आए कि x का मान मेरे पास में ही है। अगर x 2√2 है तो जितना AQ है उतना उतना तो Q भी है ना सर। तो अपने प्रश्न का फाइनल आंसर क्या हुआ? हमारा फाइनल आंसर AB की लंबाई जो रही 2 गुणा AQ की लंबाई है 2, और AQ की लंबाई अभी निकाली हमने 2√2 के रूप में, और कुल मिलाकर अपना आंसर हुआ 4√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का आंसर हुआ। यानी बहुत सरल कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा प्रश्न है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमको करना पड़ा, थोड़ा सोचना पड़ा, इसलिए हम लोग इस प्रश्न को कह सकते हैं भाई एवरेज लेवल से थोड़ा सा ऊपर का प्रश्न था, लेकिन ऐसा भी नहीं था जिसको हमारे द्वारा छोड़ा जाए। हम निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं। 2 कॉन्सेप्ट हमारे लग रहे हैं,
पहली बात, स्पर्श रेखा जैसे AB जो है ना छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है, तो ये पता लगा 90 डिग्री कोण है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ये 90 का कोण है तो हम लोगों ने ये देखा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, चूंकि ये 90 का कोण है इसका मतलब लंब है, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। पता लगा A से Q की जितनी दूरी है उतनी उतनी दूरी Q से B तक की है, और A से Q तक की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। और हमें O ये वाला O2 से Q तक की दूरी को ज्ञात करना था। पता लगा ये पूरी लंबाई Q से P, छोटे वाले वृत्त का व्यास, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या अगर 2 है तो उसका व्यास 4 हो गया, और उसमें से बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या O2 से लेकर के P तक की दूरी जो कि 3 है, तो 4 में से 3 घटाने पर ये दूरी आपकी Q से O2 का 1 हो गया। और जब अगर ये दूरी आ गई तो मुझे इस सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है सर। 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 में से 1 को घटाने पर 8 है, और 8 का मतलब 4 गुणा 2 से 2√2, आप उसको मौखिक कर सकते हैं। और अगर पता लग गया कि ये जो x का मान है 2√2 आ गया, तो उसका डबल कितना हो गया, 4 वर्गमूल 2, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्धवादी गणितज्ञों का गणित के प्रति दृष्टिकोण नहीं है? अब चूंकि थ्योरेटिकल है सर, अब इसमें कुछ सोचना नहीं है आप लोगों को। अगर पढ़ा हुआ है तो अपना उत्तर हम लोग दे देंगे, नहीं पढ़ा है तो फिर हो सकता है टप्पे वगैरह मान लें, जो कि हो सकता है कभी कभी नुकसानदेह हो जाए। देखो एक तो जनरल क्वेश्चन होते हैं, और एक जो है आप किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रश्न है। यहां पर कह रहा है शुद्धवादी गणितज्ञों का गणित के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं है, तो वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित ये है, तर्क का अध्ययन है ये भी है, सावधानी, शुद्धता और सुंदरता की प्रणाली है ये भी है। हमारा प्रश्न है यह समस्याओं को हल करने का साधन है, यह दृष्टिकोण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दो बलों P और Q का परिणामी बल R है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R। P को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि नया परिणामी बल R और P के मध्य कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो P में वृद्धि किसके बराबर है? और ये ध्यान देना, इस प्रश्न में हम लोगों को यानी विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हुई थी, क्योंकि प्रश्न जो है हमारा लंबा भी है, ज्यादा सोचने वाला भी है। और मैं तो एक बात कहूंगा कि अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं और आपको ये पता लग जाता है कि भाई ये प्रश्न जो है बस की बात नहीं है, तो उसको जो करना नहीं चाहिए। अभी तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं कैसा करना है, क्योंकि लेंदी प्रोसेस आपका इस प्रश्न के अंदर होने वाला है। देखिए प्रश्न कह रहा है दो बलों P और Q का परिणामी R है। ध्यान दीजिए, ये एक बल P है, ये दूसरा बल आपका Q है, और इसका परिणामी मान लेते हैं इस प्रकार से, हमारा परिणामी क्या है? R के बराबर है। ठीक है, मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो कोण है आपका, इस कोण को मैं अल्फा मान लेता हूं। ठीक है ना, जैसे मान लिया O है तो मैं कोण POQ को अल्फा के बराबर मानता हूं, क्योंकि ये मेरा जो है कई बार काम आने वाली स्थिति हो सकती है। ठीक है, अल्फा मान लिया। अब देखो, अभी मैं बात कर रहा हूं कि ये जो परिणामी है, मान लेते हैं इस परिणामी की दिशा कितनी है? इस परिणामी की दिशा थीटा है, ऐसा हमारे द्वारा माना गया। तो परिणामी की दिशा का मतलब है एंगल POR, ये थीटा के बराबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना, तो पहला कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं मैं। मुझे बताइए, परिणामी R की दिशा, परिणामी R की P से दिशा, बताइए क्या फॉर्मूला होता है जब परिणामी की दिशा की बात करते हैं? हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर सामने वाला होता है ना, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। ये आपका परिणाम है सर, परिणामी की दिशा का, और इस कारण से जो है ये थीटा मुझे सोचना पड़ा, अल्फा को मुझे मानना पड़ा। कुल मिलाकर के हमारा जो उत्तर है वो अल्फा वगैरह नहीं आएगा। तो फाइनली हमारी बात जो हो रही है, परिणामी की जो दिशा की बात हम लोग कर रहे हैं, tan थीटा बराबर Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा के द्वारा दिया जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आपके बन गया। अब आगे पढ़ता हूं। देखिए, P को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि नया परिणामी बल R और P के मध्य कोण को 2 भागों में बांटता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, P को मैंने ऐसा बढ़ा दिया। ठीक है सर, ध्यान दीजिए, पहले यहां तक की दूरी जो हमारी P थी, और मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया P को, और P' दूरी तक बढ़ा दिया। अब नया जो परिणामी आपका आ रहा है, मान लेते हैं ये नया परिणामी
जो आर और पी के मध्य कोण को दो भागों में बांटता है। तो अब ये नई स्थिति में जो परिणामी आया, आर और पी के बीच का जो कोण आपका थीटा था, अब इसको दो भागों में बांटने का मतलब ये क्या हो गया, थीटा बाय 2, और नया परिणामी मान लेते हैं हम लोग आर डैश के रूप में हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? तो फिर नए परिणामी आर डैश की पी के साथ में मैं दिशा की बात करता हूं। ठीक है, हमारी बात हुई है नए परिणामी आर डैश की पी से दिशा। फॉर्मूला आपका वही लगने वाला है, लेकिन इस बार फॉर्मूले में बदलाव हो गया। टेन के स्थान, थीटा के स्थान पर क्या हो गया, थीटा बाई 2 हो गया। क्यू क्यू रहा आपका साइन एल्फा एल्फा रहा, अपॉन में पी का मान भी बदल गया। देखिए पहले पी का अभिप्राय ओ से लेकर के मान लो ये आपके बल की दूरी रही थी, अब पी में वृद्धि हो गई है पी डैश की। तो इसका मतलब पी का मतलब यहां पर क्या हो गया सर, नई स्थिति में पी का मतलब पी प्लस पी डैश से हो गया। ठीक है, पी प्लस पी डैश प्लस क्यू कॉस एल्फा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। अब मुझे क्या करना है, देखो टेक्निकली अब खूब सारी चीजें जो है वो लगभग रटने वाली चीजें हैं, क्योंकि जब तक प्रश्न आंखों के सामने से नहीं जाएगा हम अपने इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं रहेंगे। और ये प्रश्न मोस्टली विद्यार्थियों ने शायद नहीं किया होगा, किया भी होगा, टप्पे मारे होंगे, मे भी गलत किया होगा, कुछ ने सही भी किया होगा, जिनके आंखों के सामने से प्रश्न निकल चुका है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/10 रेसिप्रोकल करने पर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पी प्लस पी डैश प्लस क्यू कॉस एल्फा अपॉन क्यू साइन एल्फा। अब क्या कर रहा हूं मैं, सेपरेट कर रहा हूं इसको, और सेपरेट ऐसा कर रहा हूं कि p प्लस क्यू कॉस एल्फा अलग कर रहा हूं। ठीक है ना, और सेपरेट तभी होगा जब नीचे हर में एक पद होगा और अंश में दो पद होंगे, तभी ये सेपरेट होने की स्थिति होगी। अभी इस पोजीशन में हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 1/10 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू कॉस एल्फा अपॉन क्यू साइन एल्फा प्लस पी डैश अपॉन क्यू साइन एल्फा। अब ध्यान दीजिए ये जो मान है आपका वो इक्वेशन नंबर 1 में है, और इक्वेशन नंबर 1 में ये रेसिप्रोकल फॉर्म है, यानी कि ये टेन थीटा का मान हो रहा है 1/10 थीटा। देखिए टेन थीटा क्या है, क्यू साइन एल्फा ऊपर है और p प्लस क्यू कॉस एल्फा नीचे है, तो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल फॉर्म है। तो 1/10 थीटा बाई 2, ये 10 का रेसिप्रोकल फॉर्म 1/10 थीटा, और प्लस में ये रहा सर p डैश अपॉन क्यू साइन एल्फा। अब ध्यान दीजिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं, यहां गौर करें 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। इसको मैं अगली स्क्रीन के ऊपर ले जाना चाह रहा हूं सर इस प्रश्न को। ठीक है ना, अब क्या क्या होना है वो अगली स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। 1/10 थीटा बाई 2, गौर कीजिए 1/10 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/10 थीटा हो गया, और प्लस में p डैश अपॉन क्यू साइन एल्फा। ठीक है सर, ये जो रिजल्ट था वो अगली स्क्रीन के ऊपर हम लोग ले आए। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है, 1/10 थीटा बाई 2, इसका मैं पक्षांतरण भी कर लेता हूं, माइनस का निशान हो गया 1/10 का हाफ एंगल फॉर्मूला 2/10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू p डैश अपॉन क्यू साइन एल्फा। ठीक है, लेफ्ट में शिफ्ट करते हुए हाफ एंगल फॉर्मूले की बात की, अब इसको रेसिप्रोकल करना है। तो 1/10 थीटा बाई 2 माइनस में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 210 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू p डैश अपॉन क्यू साइन एल्फा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं सर। इसका एलसीएम क्या बना, हमारा एलसीएम बन रहा है 210 थीटा बाई 2। यहां से 10 का भाग देने पर 2 हो गया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर, इज इक्वल टू p डैश अपॉन क्यू साइन एल्फा। घटाने पर हमारा जो रिजल्ट रहा है वो परिणाम रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 210 थीटा बाई 2
इज इक्वल टू पी डैश अपॉन क्यू साइन एल्फा। ठीक है जी। अब चलिए वापस से ध्यान देना, ये फॉर्मूला क्या है, ये हमारा साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है लेकिन रेसिप्रोकल फॉर्म में है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसका ये रेसिप्रोकल फॉर्म है। तो ये परिणाम आपका 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्म हो गया, इज इक्वल टू पी डैश अपॉन क्यू साइन एल्फा हो गया। क्या यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या सर? है ना, मैंने कहा कि काफी चीजें जो है, काफी मोड आ रहे हैं आपके लगातार प्रश्न में। एक बार वापस से ध्यान देना कि हम लोग कहां से शुरुआत कर रहे थे। भाई प्रश्न ने कहा P और Q का परिणामी R है, तो मैंने कहा P और Q के मध्य का जो कोण अल्फा लिया परिणामी R है, तो परिणामी की बल P के साथ में दिशा, सीधा सीधा फॉर्मूला था हमारा tan थीटा बराबर Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। हमने इस फॉर्मूले को लगा लिया। अब प्रश्न कहता है P को बढ़ा दिया गया, तो P को बढ़ा करके P के स्थान पर P प्लस P डैश मेरे द्वारा कर लिया गया। ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, जो नया परिणामी जिसको हम लोगों ने R डैश के रूप में लिखा, वह पहले वाले परिणामी और बल P के यानी R और P के बीच के कोण को दो भागों में बांटता है। अगर वो कोण थीटा था तो ये आपका थीटा बाई 2 हो गया। फिर से हम R डैश की दिशा की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला वही है tan थीटा बराबर Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा, लेकिन परिणाम में थीटा के स्थान पर थीटा बाई 2 लिख दिया गया और P के स्थान पर P प्लस P डैश लिख दिया गया, क्योंकि P डैश की वृद्धि कर दी। अब इसको रेसिप्रोकल करना है, P प्लस क्यू कॉस अल्फा, इसको आपको सेपरेट करना है ताकि क्या हो जाए, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 से tan का रेसिप्रोकल फॉर्म बन जाए। उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, tan का पक्षांतरण भी कर दिया और tan का हाफ एंगल फॉर्मूला भी हमारे द्वारा लगा लिया गया। एलसीएम लेकर के जो पोजीशन बनी, तो एक और जो है विशेष स्थिति हमको प्राप्त हुई कि ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है लेकिन ये रेसिप्रोकल फॉर्म में बन रहा है, तो इसको हमने 1 अपॉन साइन कर दिया। अब देखो सर, अब इसमें और एक खतरनाक स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। उम्मीद करूंगा कि अच्छे से आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अल्फा मैंने अपने मन से माना, ये नहीं कहा कि P और Q के बीच का कोण अल्फा, प्रश्न ने नहीं दिया। इसी प्रकार से थीटा जो है हम लोगों ने अपने मन से माना, तो जो न तो अल्फा आपका प्रश्न बचना चाहिए न थीटा बचना चाहिए, लेकिन मेरा प्रश्न थीटा और अल्फा दोनों में आ रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं सर, मैं इसमें से किसी एक को यहां से हटा करके इसको काटने वाला हूं। और काटेंगे कैसे, उसको ध्यान देना। काटने के लिए भाई मुझे बताइए, ये R है आपका, है ना, ये Q है और ये P है। तो अगर मैं इसका घटक की बात कर रहा हूं, इसका वियोजन की बात कर रहा हूं, रिसोल्यूशन की बात है ना, तो इसके अंदर ध्यान देना, ये अल्फा कोण अगर है तो बताइए P का फॉर्मूला हमारा क्या होता है सर, P बराबर, या यूं करें ना Q की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है थीटा मेरे पास में है। भाई उल्टा क्रम होता है सर, है ना, Q निकालना है तो सामने वाला ये आता है और P निकालना तो ये कोण, तो ऊपर वाला कोण जो है जिसको मैं यहाँ पर डॉट लगा रहा हूँ, ये मेरे पास में नहीं है, लेकिन ये कोण तो मेरे पास में है। तो Q वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो Q का फॉर्मूला क्या बन रहा है सर, Q इज इक्वल टू R साइन थीटा अपॉन R साइन थीटा अपॉन साइन एल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, तो यहां पर अल्फा की बात कर रहा है ये पूरा कोण। तो ये आपका जो है वियोजित भाग की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, रिजॉल्व पार्ट का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम लोगों ने यहां पर अप्लाई कर दिया है सर। तो Q के लिए वापस ध्यान देना, R सामने वाला कोण साइन के पदों में, अपॉन में साइन ये पूरा कोण, और वहां पर जो वियोजित भाग पड़ा ना, उसमें इस कोण को हम लोगों ने क्या लिखा था सर, अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार से हम लोग वहां पर लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब ही यहां पर अल्फा से हो गया। तो यहां से जब देखा तो Q साइन अल्फा किसके बराबर हो गया सर, ये R साइन थीटा के बराबर हो गया। तो एक जो है महत्वपूर्ण और खतरनाक स्थिति और बनी, जिसके माध्यम से हम यहां पर Q साइन अल्फा को रिप्लेस कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, Q साइन अल्फा को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, R साइन थीटा के रूप में। तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू P डैश अपॉन R साइन थीटा के रूप में रिप्लेस कर रहे हैं। और साइन से ये साइन कट गया सर, और वज्र गुणा करने पर P डैश किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। यानी कि बल P में होने वाली वृद्धि, जिसको कि हम P डैश के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह वृद्धि R के बराबर है। तो हमारा प्रश्न क्या हो गया सर, यहां पर अपना उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4।
यानी P में होने वाली वृद्धि जो कि P डैश थी और P डैश का मान अभी हम लोगों ने डिस्कस किया और वो R के बराबर आ गया। तो कुल मिलाकर के सर अगर प्रश्न ये हमारे आंखों के सामने से गया होता तो ही हम लोग हल करने की स्थिति में होते, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, इससे उलझते तो भी अपना समय खराब होता। यानी कुल मिलाकर के ये प्रश्न हमारे सबसे खतरनाक प्रश्नों में से एक प्रश्न उस प्रश्न पत्र का था। लेकिन चूंकि आज आपने कर लिया और मैं कह रहा हूं कि वापस से अगर ये प्रश्न रिपीट होता है तो इसकी लैंग्वेज को पढ़ लो सर। इस प्रश्न को करना समझदारी फिर से नहीं होगा। अगर दिमाग में आए कि बल P और Q के मध्य जो परिणामी है वो अपने जो स्थिति है ना, उसके साथ में एक नया परिणामी बल P को बढ़ाने पर, ठीक है, बीच के कोण को अगर वो बराबर बराबर समद्विभाजित करता है तो कितना बढ़ाया गया P में, तो जो बढ़ाया गया वह P बराबर क्या होता है सर, R के बराबर होता है। तो ये परिणाम अगर भविष्य में कभी प्रश्न आता है तो उसको सीधा याद रखने का प्रयास करना चाहिए। बाकी जो है मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन कर दी है, इसको जो है आप दोबारा से समझने का प्रयास कर लें। चलिए सर आगे बढ़ता हूं। हमारा अगला जो प्रश्न है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई। यानी आज की क्लास में केवल एक ही खतरनाक प्रश्न हमारा बना था, ठीक है। अगर ऐसा है, हमारा प्रश्न है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि जब भी इस प्रकार से तीन चीजें आपस में योग है और किसी नंबर के बराबर होती है, जैसे एक उदाहरण की बात कर रहा हूं, कभी अलजेब्रा में पढ़ा हो आपने x प्लस वाई प्लस z बराबर 1, तो क्या कहा जाता है, तो मैं कहता हूं कि x का मान 1/3, y का मान 1/3 और z का मान आपके द्वारा 1/3 मान लिया जाए। अगर मान लिया x प्लस वाई प्लस z बराबर 4 होता तो क्या कहता, 4/3 4/3 4/3 ऐसा मान लिया जाए। अगर मैं कहता हूं कि a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 3 है, तो बताइए a का मान क्या, 3/4, b का मान क्या, क्योंकि 4 हिस्से हो रहे हैं तो 3/4, c का मान क्या 3/4 और d का मान क्या 3/4, ऐसा हमको मान लेना चाहिए। उससे बहुत आसानी से अपने प्रश्नों के उत्तर निकल जाते हैं और मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर भी यूज करना चाहता हूं। देखिए तीन पद हैं, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स वाई और z वाला पाई के बराबर, पाई का मतलब 180 है और तीन बराबर बराबर टुकड़े करूंगा तो कितना होगा, 60 60 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स x जो है पाई/3 है ना, पाई का 1/3, कॉस इनवर्स y भी पाई/3 के बराबर हो गया और इसी क्रम में कॉस इनवर्स z भी क्या हो गया सर, पाई/3 के बराबर हो गया। तो x का मान क्या हुआ, x बराबर कॉस पाई/3, y बराबर कौन, कॉस पाई/3 और z बराबर कौन, कॉस पाई/3। कोई कंफ्यूजन है? और ये कॉस 60 का मान, तो x बराबर y बराबर z ये सभी 1/2 के बराबर हो गए, क्योंकि सभी मान cos 60 का है और cos 60 का मान 1/2 है। अब मैं ऑप्शन में रखूंगा, जिस ऑप्शन में लेफ्ट राइट बराबर हो जाए वो मेरे प्रश्न का उत्तर है। अब इससे आसान प्रश्न नहीं होना है, ठीक है ना। प्रत्येक को, भाई तीनों का योग पाई है तो इसको तीन हिस्सों में बांट दिया, पाई/3 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 कर दिया, यानी cos 60 की बात 1/2, x भी y भी z भी 1/2 है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूं, तो आप ध्यान देना, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, वाई स्क्वायर 1/4, क्या ये जेड स्क्वायर 1/4 के बराबर हुआ, आप कह रहे हैं नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का योग 0 और एक्स चूंकि 1/2 है तो ये होगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, क्या ये 0 होता है, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर सी के ऊपर बढ़े चलते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, वाई स्क्वायर अगेन 1/4, जेड स्क्वायर 1/4, लेफ्ट हैंड साइड हुआ 3/4। राइट हैंड साइड है हमारा 1 - 2 XYZ, 1 - 2, एक्स का मान 1/2, वाई का मान 1/2, जेड का मान 1/2, 2 से 2 कट गया और हमारा रिजल्ट रहा 1 - 1/4, 3/4। और ये दोनों परिणाम आपके कैसे हो गए सर, बराबर हो गए। ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। तो ये आसान प्रश्न था, थोड़ी सी ट्रिक टेक्निक लगाई और प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न। वेक्टर आपके पास में है, मैं यहां पर लिख देता हूं, वेक्टर जो है YZ I कैप 3XZ J कैप प्लस ZK कैप है और हमारा प्रश्न है कर्ल V का मान क्या होगा। बहुत आसान सा आपका प्रश्न है। कर्ल का मतलब क्या होता है सर, कुंतल की बात होती है और कुंतल का मतलब होता है
डेल क्रॉस वी की बात हो गई सर। यहां पर कर्ल का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट से होता है। भाई आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, भाई डाइवर्जेंट भी पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है ना। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब अभिसरण, और वहां पर जो क्या होता है सर, वह डॉट प्रोडक्ट है, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है। तो अब चलिए डेल का मतलब क्या हो गया सर, डेल का मतलब तो वही है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर v के साथ में। चलिए अब इसको ध्यान देना, भाई क्रॉस प्रोडक्ट होगा सारणी के माध्यम से होगा सर, ये i होगा, j होगा, k होगा। सारणी की पहली पंक्ति में जो ये वाला वेक्टर है उसमें i, j और k के गुणांकों की बात की जाएगी। डेल बाय डेल एक्स, j के साथ में डेल बाय डेल वाई और k के साथ में डेल बाय डेल जेड। ठीक है सर। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। वेक्टर v की बात कर रहा हूं, तो वेक्टर v में i का जो पड़ोसी है yz है, j का पड़ोसी है 3xz है और k का पड़ोसी है z है। वापस ध्यान देना सर, जब भी सदिशों में क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है तो आप सारणिक के माध्यम से हल करते हैं, और सारणिक में पहली पंक्ति में क्रॉस से पहले जो आपका वेक्टर नोटेशन है वहां से i, j और k के पड़ोसी लिखा करते हैं, और क्रॉस के बाद में जो v है वहां से i, j और k के पड़ोसी आप क्या लिखते हैं, तीसरी पंक्ति में लिखा करते हैं। ठीक है सर, मैंने लिख दिया। अब चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मैं बात कर लेता हूं आपसे। i सबसे पहले हुआ, जब मैं इसका इससे पार्शियल डिफरेंशिएशन करने वाला हूं y के रेस्पेक्ट में z का, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, माइनस z के रेस्पेक्ट में जब इसका करूंगा तो ये 3x हो जाएगा, माइनस j। वापस ध्यान देना, इसका है ना x के रेस्पेक्ट में z का करने पर 0 हो गया, माइनस z के रेस्पेक्ट में इसका करने पर y हो जाएगा, प्लस में k को छुपाते हुए 3xz का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये 3z हो गया आपका, माइनस में y के रेस्पेक्ट में जब yz का करेंगे तो क्या हो गया, z हो गया। तो कुल मिलाकर के फाइनल आंसर माइनस का 3xi माइनस माइनस प्लस yj और इसी क्रम के अंदर 2zk, ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा, और ये ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो मैं समझता हूं कि भाई आसान सा हमारा प्रश्न था, सीधा सीधा, ठीक है ना, आपका रिजल्ट है। भाई 3 आपने जो है अवकल कारक पढ़े हैं सर, एक डेल f पढ़ा है, एक डेल डॉट f पढ़ा है और एक डेल क्रॉस f पढ़ा है। तो कुंतल कर्ल यानी डेल क्रॉस f की बात हो गई। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ता हूं। त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12 और 15 है। देखिए त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं, 9 है, 12 है, 15 है, और मेरा प्रश्न कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं दी होती है तो उस स्थिति में हम त्रिभुज की माध्यिकाओं को त्रिभुज की भुजाएं मानते हुए आप क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो आने वाला परिणाम है उसका 4/3 से गुणा करेंगे। जो मैंने कहा वो मैं लिख देता हूं। देखिए हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की माध्यिकाओं को, त्रिभुज की माध्यिकाओं को भुजाएं मानकर, भुजाएं मानकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और प्राप्त क्षेत्रफल को 4/3 से गुणा करने पर त्रिभुज का वास्तविक क्षेत्रफल प्राप्त होता है। त्रिभुज का वास्तविक क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ठीक है जी। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो मुझे क्या करना है, त्रिभुज की भुजाएं हमारे पास में 9, 12 और 15। देखिए मैं यहां पर जब 3 भुजाएं हैं तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। किसी प्रकार का मतलब आपको लगे कि भाई यहां पर हीरो का फॉर्मूला लगेगा तो आप हेरोन के फॉर्मूले की बात करें, रूट s s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, उत्तर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि ये जो भुजाएं हैं ये तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई, नहीं बनता है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल। जब आप इसके अनुपात की बात करते हैं, 3 का पहाड़ा लगाते हैं और 3 के पहाड़े के साथ में अनुपात 3, 4 और 5 का अनुपात हुआ, 3, 4 लंब आधार हो गया और 5 जो अनुपात है वो कर्ण है, तो नो डाउट ये समकोण त्रिभुज है। तो मुझे यहाँ पर हीरोन के फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर मुझे पता लगा कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, और आधार और ऊंचाई में 9 और 12 लिखा जाएगा, कर्ण नहीं लिखा जाएगा। तो 12 2 से काट लेते हैं, 12 6 बार, और 6 का 9 से गुणा कितना हो गया 54। ये परिणाम हो गया सर आपका। ठीक है, ये तो उस स्थिति में हुआ जब हमारे पास में 9, 12 और 15 माध्यिकाएं थी, और मैंने कहा माध्यिकाओं को हमने भुजा माना और भुजा मान करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर रहा 54 का प्राप्त होने वाले परिणाम को हम किससे गुणा करेंगे, 4/3 से गुणा करेंगे। तो 3 के पहाड़े से 54 कटेगा 18 बार, और 18 का 4 से गुणा कितना हो गया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, 72 वर्ग सेंटीमीटर। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी जो है समझ में आया। मतलब कुल मिलाकर अच्छा कॉन्सेप्ट लेवल का प्रश्न है, एवरेज लेवल का स्तर का प्रश्न है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है कि दो समांतर जीवाओं की लंबाई 24 और 32 है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब ध्यान देना सर, यहां पर यह नहीं कहा है, वैसे वस्तुतः प्रश्न को कहना चाहिए कि दो जीवाएं जो है वो केंद्र के एक ही और है या केंद्र के विपरीत दिशा के अंदर है, उसके माध्यम से जो है अपने प्रश्न का उत्तर हम लोग आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे पास में ऑप्शन नंबर बी और डी यानी दूसरा और चौथा ऑप्शन ऐसा है कि या ये या वो, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि मैं दोनों ही केसेस को यहां पर देखना चाहूंगा कि भाई अगर विपरीत दिशा में है तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या है, अगर एक दिशा में है तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। तो चलिए यहां से बात कर रहा हूं, एक वृत्त की बात कर लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया, दो जीवाएं, एक 24 है मान लेते हैं, ये जीवा जो है ए बी, ठीक है, इसको मैं लेता हूं कि 24 सेंटीमीटर है। दूसरी जीवा 32 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, ये CD जो जीवा है CD की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब क्या करने वाला हूं मैं, यहां से एक लंब डालने वाला हूं, और चूंकि समांतर जीवाएं हैं, अगर पहली जीवा पर P लंब है तो नो डाउट अगर समांतर है तो ये बिंदु Q भी लंब के रूप में हो जाएगा। क्लियर। और हम लोगों ने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड दैट बाइसेक्ट द कॉर्ड। और इसका मतलब क्या हो गया सर, अगर ये 24 है तो ये 12 हो जाएगी, अगर ये 32 है CD की लंबाई तो ये 16 हो जाएगी, और ये आपकी त्रिज्या 20 है और ये भी त्रिज्या आपकी 20 है। मैं क्या करने वाला हूं, x निकालने वाला हूं और मैं यहां से y भी निकालने वाला हूं। ठीक है, तो ऊपर का जब त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज OAP की बात कर रहा हूं, और OAP में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो मैं सीधा लिख देता हूं सर x का मान, चूंकि यहां पर भी पाइथागोरन ट्रिप्लेट्स बनता हुआ नजर आ रहा है और ये आंकड़ा वही है सर, है ना, 3 4 5 वाला। तो 3 का 4 से गुणा 12, देखिए बेसिक अपना रिजल्ट है 3 4 5, और मैं अगर इसको 4 से गुणा कर लेता हूं, है ना, वापस ध्यान देना, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर लेता हूं तो 12 16 और 20 का परिणाम है। तो मेरे पास में 12 है और कर्ण के रूप में 20 है। ध्यान दीजिए 12 ये रहा सर आपका, और कर्ण के रूप में 20 है। तो बताओ x का मान कितना हो गया, 16। सीधा सीधा हम लोग पाइथागोरन ट्रिप्लेट से देख सकते हैं, और ठीक ठीक वही स्थिति यहां पर बन रही है। 20 कर्ण है आपका और एक भुजा 16 है, तो 20 और 16 है, तो y का मान कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब मुझे बताइए, जीवाएं विपरीत दिशा में अगर हैं, जीवाएं विपरीत दिशा में होने पर, है ना, उनके मध्य की दूरी, उनके मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, 16 + 12 बराबर 28 हो जाएगी। और दूसरी चीज, विपरीत दिशा में होने पर, एक मिनट से, विपरीत दिशा तो हम लोगों ने बात कर ली, जोड़ लिया, एक ही दिशा की बात कर लेते हैं, यानी केंद्र से एक दिशा हो, एक ही दिशा में होने पर
हमारा परिणाम क्या रहेगा सर? 16 - 12 बराबर 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपना उत्तर ऑप्शन नंबर 2 के द्वारा दिया जाएगा। विपरीत दिशा में 16 + 12 और एक दिशा होने पर 16 - 12 4 सेंटीमीटर। तो ये भी जो है आपका औसत स्तर का हमारा पेपर के अंदर प्रश्न था। ठीक है ना। चलिए हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रयुक्तवादी शिक्षण व्यूह रचना है ना? प्रयुक्तवादी शिक्षण व्यूह रचना है। तो ये जो है आपका उत्तर रहा व्याख्यान व्यूह रचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अगर पढ़ा हुआ है तो उत्तर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, समीकरण का प्रारंभिक मूल्य 2.5 है तो न्यूटन रैप्सन के फॉर्मूले से लगभग, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लगभग मूल्य क्या होगा? तो चलिए सर देखते हैं हम लोग कि जब आपके पास में इस प्रकार से न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले की बात करते हैं, और मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः परीक्षा में अगर होते हैं तो कैलकुलेशन नो डाउट थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो आपको इससे बाद में करना चाहिए। देखिए अगर सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूले की अगर एप्लीकेशन पूछी जाती है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और ऐसी कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर के माध्यम से करनी हो, है ना, तो उस प्रकार की कुछ संभावनाएं बन जाती है। लेकिन चलो प्रश्न को समझते हैं। हमारा प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आसान है लेकिन कैलकुलेटिव ज्यादा है। भाई न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला क्या है सर? न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला क्या है आपके दिमाग में आना चाहिए, xn+1 इज इक्वल टू xn। ठीक है, और उसके बाद में प्लस यहां पर फंक्शन ऑफ xn अपॉन f डैश xn। बात समझ में आ गई सर हमारे लिए कि जो फॉर्मूला रहा xn+1 इज इक्वल टू xn, एक हम लोगों ने गलती कर दी, यहां पर माइनस है सर। ठीक है, xn माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन f डैश xn। अब मैं क्या करने वाला हूं सर? हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं n का मान 0। n का मान 0 क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि हमारा प्रश्न कह रहा है प्रारंभिक मूल, है ना, इनिशियल की बात कर रहा है, इनिशियल रूट की बात कर रहा है, और उसके बाद में अगला मूल निकालना है। तो जब यहां पर n बराबर 0 लेंगे तो x1 आपको निकालना है, x0 आपके पास में माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। ठीक है सर, जैसे ही हम लोग यहां पर बात करेंगे तो गौर करें, x1 जो पहला मूल निकालना है, x0 का मान इस प्रश्न में 2.5 आपको दिया हुआ है सर। ध्यान दीजिए प्रारंभिक मूल क्या है? 2.5। तो x0 या x का मान 2.5 है। f ऑफ xn, और n के स्थान पर 0 लगाना, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को देख रहे हैं तो इसमें n नहीं है, तो xn का मतलब ये पूरी समीकरण आपके पास में है, x³ माइनस x माइनस 10, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 3x² माइनस 1 के रूप में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला न्यूटन रैप्सन जो फॉर्मूला है, वापस ध्यान दें, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन f डैश xn की बात होगी। फंक्शन ऑफ x ये रहा सर आपके पास में, और फंक्शन का उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो हम लोग उसका अवकलन कर सकते हैं 3x² माइनस 1 के रूप में, और x के स्थान पर आपको 2.5 रखना है। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। 2.5 माइनस x के स्थान पर 2.5 का होल क्यूब माइनस 2.5 माइनस 10 बटे में 3, 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2.5 का होल क्यूब मुझे करना है, यानी 25 का क्यूब करना है, और आपके दिमाग में आना चाहिए 25 का क्यूब जो है 15,625 हुआ करता है। ठीक है, और 3 अंकों के बाद में पॉइंट है तो 15.625 माइनस में इन दोनों को जोड़ने पर 12.5 बटे में ये हो गया सर आपका 2.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 6.25, और 3 से गुणा करने पर 6 × 18.75 माइनस का 1। कैलकुलेशन और देखते हैं, 2.5 माइनस, जब मैं इसको घटाऊंगा तो 15 और 12 का डिफरेंस हो गया 3.125, और बटे में हो गया 17.75। अब ये कैलकुलेशन जो है आपको करनी होगी सर, और इस कैलकुलेशन में समय अपने को लग जाना है। ठीक है, तो पहली चीज तो वही 3 में भाग नहीं जा रहा है सर, तो 0 से शुरुआत करेंगे, पॉइंट लगाने पर 31 हो गया सर। 17 का भाग जब जाएगा तो 17 एकम 17, एक मतलब एक अनुमान लगा रहा हूं,
कि भाई 17 एकम 17 हो जाएगा, 31 से 17 घटाने पर 14 हो गया, यानी 140 के आसपास में, और सब 17 का पहाड़ा बोलेंगे सर, ठीक है। तो लगभग लगभग 7 बार या 8 बार इस प्रकार से अपना परिणाम इसमें भाग जाना है सर, ठीक है। तो चूंकि लगभग की बात हो रही है हमारी, तो एक आइडिया के रूप में लिख लेता हूं कि ये जो लगभग 180 की स्थिति है, ध्यान देना सर, बात समझ रहे हो ना, और 180 यानी 18 का 8 से गुणा 144, और यहां पर जो बच रहा है वो उससे थोड़ा कम बच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लगभग लगभग 140 के आसपास का, 142 के आसपास का रिजल्ट है। तो 8 बार तो जहां तक मैं समझता हूं भाग नहीं जाएगा, ये भाग लगभग 7 बार जाएगा। और जब मैं अगर इसको घटा देता हूं तो ध्यान दीजिए, 7 और 3 10 हासिल 1 2 और 1 3.2 है ना, तो 2.33 लगभग ये आपके प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। तो 2.33 के आसपास में कौन है सर, तो 2.33 के आसपास में ये वाला परिणाम है, ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो नो डाउट सर, प्रश्न में सबसे पहले न्यूटन रेफसन फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर n को जो है आप 0 के द्वारा रिप्लेस करने पर ये पहला मूल x1 हो गया, और ये प्रारंभिक मूल x0 आपके पास में हो गया। फंक्शन ऑफ x और उसमें f डैश xn की बात करनी है आपको, और x का मान जो है 2.5 रखते हुए कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय आपको लग सकता है, बाकी जो है अगर फॉर्मूला है तो बेसिकली अगर फॉर्मूला याद है तो एक आसान, मतलब सीधा सीधा अप्रोच वाला आपका प्रश्न है, जो आपकी अप्रोच में हो सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, समतल के लंबवत बिंदु पर इकाई सदिश है। देखिए वेक्टर एनालिसिस के अंदर आपने पढ़ा होगा, किसी भी समतल पर, ठीक है, ये जो है आपका f के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, कोई प्लेन है जिसको आप वेक्टर फॉर्मेशन में f लिखते हैं, समतल के लंबवत इकाई सदिश की बात हो रही है ना। समतल के किसी बिंदु पर लंबवत इकाई सदिश, ये होता है सर डेल f अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल f, जिसको आप क्या पढ़ते हैं सर, ये ग्रेडियंट की बात हो रही है। जो आप लोग पढ़ते हैं ना सर, भाई ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंट है, कर्ल है, तो उसमें ग्रेडियंट ना डॉट है ना क्रॉस है। डेल f अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल f की बात करेंगे तो सबसे पहले हम डेल f के बारे में बात करते हैं। डेल f का मतलब क्या है सर, डेल का अभिप्राय डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल z, और f का मतलब जो आपको दिया है x स्क्वायर वाई प्लस 2 जेड एक्स माइनस 4। चलिए सर मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो परिणाम हमारा क्या बना, डेल बाय डेल एक्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 जेड एक्स माइनस 4। समझ गए ना सर, भाई हम ग्रेडियंट वाली बात करना चाह रहे हैं जिसमें डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। चलिए सर एक चीज़ चूक रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कि इसके साथ में जो डेल है ना उसमें आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप भी है, इसको ध्यान रखना। तो जब मैं यहाँ से बात करूँगा तो आई कैप और इसके साथ में जो है वो जे कैप हो जाएगा,
और यहाँ पर जो है के कैप, क्योंकि आई जे के में होगा तभी उसका जो है परिमाण लिया जाएगा सर। तो आई जे और के जो चूक गए थे वो लिख दिया मैंने। चलिए इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि डेल एफ किसके बराबर हो गया, एक्स के रेस्पेक्ट में करने पर ध्यान दीजिए ये परिणाम रहा 2x, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में करने पर 2z आई कैप, वाई के रेस्पेक्ट में करने पर वाई का रेस्पेक्ट में है ना एक्स स्क्वायर, बस इतना ही होगा जे कैप, और जेड के रेस्पेक्ट में करने पर पहला तीसरा पद 0 हो गया 2x प्लस 2x के कैप। और आपके पास में यहां पर बिंदु है सर 2 - 2 3, तो डेल एफ हम लोग उस बिंदु पर लेना चाहेंगे 2 - 2 और 3 पर। तो चलिए x के स्थान पर 2 लगाने पर 4 और 3 लगाने पर 6, ठीक है, 6 और 4 ये 10 आई हो गया सर आपका। यहां पर हो गया प्लस का 4j और 2 का 2 से गुणा प्लस का 4k, ठीक है जी, ये डेल एफ आपका हो गया। लेकिन एक बार वापस से इसको चेक करना सर, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हम लोगों ने कैलकुलेशन में, क्योंकि 10 के आधार पर कहीं पर मुझे 5 नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वापस से एक बार चेक कर लेते हैं सर, मैं इसी कैलकुलेशन को एक बार देखना है मुझे कि जब मैं x के रेस्पेक्ट में बात करूंगा इसका अवकलन, तो 2xy, देखो ये है ना, ये यहाँ पर जो है 2xy होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई का क्या होगा सर, ये इस स्थान पर गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग 2xy। एक बार इसको वापस लिखता हूं सर मैं ना, दोबारा से पूरा मिटा देते हैं ना, जो कैलकुलेशन के अंदर कहीं मिस्टेक हो रही है सर अपने। भाई हम लोगों ने वहां तक पहुंचे और जब 10 दिखा आपको, तो कुल मिलाकर के आई के साथ में 10 दिखे या 10 का जो है 2 का भाग देकर के 5 दिखे, है ना, इस प्रकार की स्थिति हो, तो वो स्थिति नजर नहीं आई। तो दोबारा से बात कर रहा हूं सर मैं, देखिए हम जब बात कर रहे हैं डेल एफ, ठीक है, तो इसके लिए डेल का मतलब होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और उसके साथ में है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 जेड एक्स माइनस 4, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं, आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 जेड एक्स माइनस 4, ठीक है। आगे बढ़ते हुए जे डेल अपॉन डेल वाई के साथ हमें एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 जेड एक्स माइनस 4 प्लस में के डेल बाय डेल जेड के साथ में एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 जेड एक्स माइनस 4। चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो डेल एफ हमारा किसके बराबर है मैं उसको लिखना चाहता हूं। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ 2xy, देखिए पिछली बार जो है यहाँ पर हम लोगों ने इसी स्थान पर गलती की थी, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया 2xy प्लस 2z, ये होगा आई कैप। जे के रेस्पेक्ट y के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये परिणाम रहा एक्स स्क्वायर, बाकी y नहीं है सर, तो एक्स स्क्वायर जे हो जाएगा। और यहां पर z के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो केवल इस फलन से 2x बचेगा, z का z के रेस्पेक्ट में 1, बाकी सभी 0 हो जाएगा, तो प्लस का 2x के कैप। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं यहां पर डेल f निकालना चाहता हूं सर, दिए गए बिंदु 2, -2 और 3 पर। ध्यान दीजिए 2, 2, -3 पर देखेंगे तो इसका 2 और इसका -2, तो कुल मिलाकर के हुआ -8। ध्यान देना भाई, 2 x का मान भी है 2 और y का मान है -2, ठीक है, तो 2, 2, 2 का गुणा 8, -8 हो गया, और z का मान 3 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया सर यहाँ पर 3 दूना 6, -8 प्लस का 6 माइनस का 2i, यहाँ पर प्लस का 4j और प्लस में 4k, ये तो हो गया सर। अब इसका परिमाण की बात करूंगा, डेल f का परिमाण स्क्वायर रूट में -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 32 और 4 36 का हो गया 6। तो बताइए अपने प्रश्न का आंसर क्या रहा, हमारा आंसर रहेगा डेल एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ, ठीक है। और जब डेल एफ की बात हम लोग कर रहे हैं तो डेल एफ आपका आ चुका है सर -2i प्लस 4j प्लस 4k, और इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 6, तो कुल मिलाकर के 2 कॉमन लेकर के यहाँ पर काटा जा सकता है, और जब 2 कॉमन लेकर कटेगा तो स्थिति क्या बनेगी, -i प्लस 2j प्लस 2k
अपॉन में कितना हो गया 3, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो -i + 2j + 2k अपॉन 3 ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर रहा सर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी जो है आपका एवरेज लेवल का प्रश्न है, क्योंकि ये चीज तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि भी होता क्या है। जैसे मान लिया मैंने कहा a का b पर प्रक्षेप, तो a.b अपॉन मॉड b, तो उसको तो अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ठीक ठीक उसी प्रकार से लंबवत इकाई सदिश किसी समतल पर क्या होता है, वो इसके माध्यम से रिप्रेजेंट होता है, डेल f अपॉन डेल, ठीक है ना, f का मैग्नीट्यूड। और डेल f कैसे निकालना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेडियंट जो आपने पढ़ा है उसके माध्यम से आप इसको करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरल रेखा का समीकरण जो रेखाओं x - 2y = 1 और x + 3y = 2 के प्रतिच्छेदन से गुजरती है, यानी दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला। तो पहला काम कर लेते हैं हम लोग, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। और 3x + 2y = 0 के समांतर है। अब ध्यान दीजिए, 3x + 2y = 0 के समांतर जो भी रेखा होगी वो 3x + 2y के रूप में होगी। और यहां पर देखें 3x + 2y सभी इक्वेशन के अंदर मेरे पास में है। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हुए आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा दें। ठीक है, तो मैं यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करना चाहूंगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदुओं के लिए x - 2y = 1, x + 3y = 2। जैसे ही मैं इसको घटाता हूं, है ना, घटाने की बात करेंगे, x से x कट गया, माइनस का 5y, घटाने पर -1, y का मान हो गया सर 1/5। और अगर y का मान 1/5 है तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या कहती है, x - 2/5 = 1, तो x का मान हो गया 5 और 2 7/5। वापस से कैलकुलेशन जरूर देख लें सर, है ना। तो यहाँ जो स्थिति हुई 5 5 7 या 21 और 1 22, फिर कुछ गड़बड़ लग रही है सर, आज कुछ मामला। देखिए जब घटाओगे आप तो ये कट गया, माइनस का 5y -1, y का मान तो 1/5 हो गया। और जब y का मान 1/5 लगाएंगे तो 2/5 हो गया सर इधर। ठीक है, उधर जाने पर जुड़ना ही तो है, 5 और 2 7/5। ठीक है ना, 7/5 और 3/5 10/5, 2 सही है सर, है ना। ये y और x के मान जो है हमारे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, जो x और y जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास में आ गए 7/5 और 1/5, है ना, इससे क्या करना है, 1 बाय 1 आपको ऑप्शन को सेटिस्फाई करवा करके देखना है। अब मुझे बताइए, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, ध्यान दीजिए। और अगर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 4 तो हो ही नहीं सकता, सीधा सा हिसाब किताब ही है। कारण क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव परिणाम और ये भी पॉजिटिव, तो तीनों अगर प्लस के नंबर हैं तो 0 के बराबर नहीं हो सकते। तीनों प्लस के नंबर हैं तो 0 के बराबर यहां पर भी नहीं हो सकता। और यहां पर भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो तीनों पॉजिटिव नंबर 0 के बराबर नहीं हो सकते। केवल इतना सोच लेते तो हम ऑप्शन नंबर 3 अपने प्रश्न का उत्तर दे देते। चलिए मैं इसको चेक भी कर लेता हूं। 3 x के स्थान पर 7/5 प्लस 2 y के स्थान पर 1/5 माइनस का 23/5। और जैसे ही आप देख रहे हैं यहां पर 5 एलसीएम अगर ले लेता हूं मैं तो 7 या 21 प्लस 2 -23, जो कि 0 के बराबर हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का आंसर था, क्योंकि समांतर की कंडीशन तो मेरे लिए कोई लाभकारी नहीं हुई सर, है ना। समांतर की कंडीशन में x का y का पद जैसा है वैसा उसी चिन्ह के साथ में होता है, लेकिन उस प्रकार से कोई रिजल्ट में प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमने प्रतिच्छेद बिंदु निकाला और उससे सेटिस्फाई करवा दिया। ऑप्शन 3 आपके प्रश्न का आंसर रहा। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। हमारा प्रश्न है y = f(x) कोई फलन है, f1 14 है, f2 12 है, f5 6 है, f8 21 है, f7 का मान। अब देखो सर, ये पता नहीं किसी ने कोई आपत्ति क्यों नहीं लगाई, ये प्रश्न जो है गलत है और इसको जो है आरपीएससी के द्वारा हटाया नहीं गया, ये खास बात रही है। मैं बता रहा हूं यहां पर देखिए, fx कोई फलन है, fx को हमारे द्वारा ऐसा माना जा रहा है ax + b के रूप में। ठीक है, हमारा प्रश्न कह रहा है f1 14 के बराबर है, तो f1 जैसे ही x का मान 1 रखूंगा तो a + b = 14, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। प्रश्न ने कहा f2 को रखने का मतलब है 2a + b, x को 2 रखना, बराबर कितना है 12, इक्वेशन नंबर 2। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, 1 और 2 को,
सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और सॉल्व करने पर गौर कीजिए, जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है सॉल्व करने की स्थिति में। घटाने पर a का मान 2, a बराबर -2 हो रहा है, ठीक है। वापस देखो सब, जब आप घटा रहे हैं इसमें से तो 2a में से a गया, a घट गया, 12 में से 14 गया -2, तो a का मान -2 हो रहा है। और a का मान -2 होने पर -2 उधर जाके जुड़ जाएगा तो b का मान 16 हो रहा है। तो a और b के मान ये हो रहे हैं। अब चलिए सर, अगर a और b के मान ये हैं तो इस कंडीशन को चेक करते हैं, क्या f5 का मान 6 होता है क्या। तो f5 की बात कर रहा हूं, और f5 a बराबर -2 है, तो -2, a का मान, x का मान 5 और b का मान 16 बराबर 6 होता है सर, इसको ध्यान देना। लेकिन हुआ क्या, यहां तक तो हो गया, लेकिन ये जो परिणाम है, ये परिणाम हमारा f8 का मान 21 गलत है, ठीक है। जब f8 की बात करते हैं और आपका रिजल्ट है ax प्लस b के रूप में, तो a का मान आपका क्या है, -2 है, x का मान अभी हम बात कर रहे हैं 8 है, प्लस b का मान 16 है, तो ये 0 होना चाहिए, जो कि f8 यहाँ पर 21 दे दिया और ये गलत है, और इसके कारण जो है आपका प्रश्न डिलीट होना चाहिए था, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, f7 का मान मुझे चाहिए, और f7 जो हुआ वो ax प्लस b के रूप में, a का मान -2, x का मान 7 और b का मान 16, और आपका परिणाम का उत्तर क्या आया सर, 2 उत्तर, ऑप्शन नंबर 1 हुआ, ठीक है। और आरपीएससी ने एक गलती और भी कर दी सर, वैसे तो इसको डिलीट करना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। और दूसरी चीज, इसके जो आंसर की में आंसर जो दिया वो ऑप्शन नंबर बी और दे दिया, ठीक है। लेकिन हो सकता है किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं करवाई और इसलिए जो है ये प्रश्न रिटर्न रहा, इसको हटाया नहीं गया। तो चलिए सर, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इन 15 सवालों को डिस्कस कर चुके हैं, और भाई आज के अंदर जो है करीब करीब 2 से 3 प्रश्न जो हमारे लंबे थे, 1-2 प्रश्न जो है काफी लंबे भी थे, ठीक है ना। तो आपको उनसे बचना है, और ये तभी होगा जब हमारे आंखों के सामने से वो प्रश्न जा चुके होंगे। सबसे पहला प्रयास करेंगे, जो प्रश्न हमको आता है केवल और केवल आप उसी प्रश्न को अटेंड करने का प्रयास करें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में फिर से मुलाकात करते हुए पीछे बचे हुए प्रश्नों को और उसके साथ में 2018 की परीक्षा का प्रश्न पत्र हम लोग पूरा का पूरा सिंप्लीफाई या सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।